नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस ऑडियो बुक चैनल पर मैं बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी की बढ़ोतरी की कामना करती हूँ। फ्रेंड्स, इस ऑडियो बुक को बनाने का एक ख़ास पर्पज़ है ताकि आपके पास उन सभी पुस्तकों का सार आ सके जिन्हें आप पढ़ना तो चाहते हैं, जिनका ज्ञान तो आप पाना चाहते हैं, लेकिन समय ना मिलने के कारण आप उन किताबों को नहीं पढ़ पा रहे और वर्ल्ड फेमस बुक्स से दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। इस चैनल पर आपको दुनिया भर की किताबों का सार बहुत आसानी से प्राप्त हो सकेगा ताकि आप उस सार को सुन के अपनी जीवन में कुछ भी वहाँ से सीख लेकर इम्प्लीमेंट कर सकें। आशा करती हूँ आपको ये चैनल पसंद आएगा। अच्छी अच्छी किताबों का ज्ञान लेने के लिए, उनका सार लेने के लिए इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। आज हम जिस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं वो है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता का बहुत प्रचार है, प्रसार है। सभी लोग उसे पढ़ना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं। अष्टावक्र गीता ने पूरे संसार भर में बहुत से ऋषि मुनियों को तो ज्ञान दिया था, लेकिन आज हमारे साइंटिस्ट भी उस गीता पर बहुत सी रिसर्च कर रहे हैं। हम सभी ने ये देखा है, अभी कुछ समय पहले जो द सीक्रेट मूवी बाय रोंडा बर्न आई, बहुत प्रचार में रही, उसी का जो उन्होंने आगे का पार्ट लिखा है उसमें भी अष्टावक्र गीता की बात कही गई है। सो इस चैनल को सबसे पहले शुरू करने के साथ ही मैं अष्टावक्र गीता को ही शुरू कर रही हूँ। ये एक सीरीज़ में रहेगा। अष्टावक्र गीता जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही हम दूसरी पुस्तक पर जाएंगे। अष्टावक्र गीता के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं राजा जनक के साथ में, और ऐसी एक कहानी है। राजा जनक उत्तर भारत के बहुत बड़े साम्राज्य के एक राजा हैं जिसे विदेह कहा जाता है। जनक एक बुद्धिमान राजा हैं और लोग समृद्ध हैं। राज्य अच्छी तरह से शासित है और बहुत शांतिपूर्णता के साथ चल रहा है। एक रात राजा जनक को एक स्वप्न आता है जिसमें पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। सपने में सेना हार रही है, दुश्मन सैनिकों को महल से बाहर भगा रहे हैं, धावा बोल रहे हैं, उसके रक्षकों और परिवारों के सदस्यों को मार डाल रहे हैं। जनक किसी तरह बच बचाकर निकलते हैं और पास के जंगल में शरण लेते हैं। सपने में ही अगले 3 दिनों तक वह बिना भोजन के आश्रय ढूंढ रहे हैं और कहीं जाकर छिप जाते हैं। अंत में और अधिक भूख लगने के कारण उनका सहन करना अब असमर्थ हो रहा है। भोजन की भी इच्छा हो रही है लेकिन बाहर निकलने में डर भी लग रहा है। इस कश्मकश में वो सपने में पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं और कितनी ही पीड़ा को झेल रहे हैं। वह जंगल से तब तक चलते जा रहे हैं जब तक एक सही और सुरक्षित स्थान उन्हें नहीं मिल रहा, जहाँ एक मंदिर में धार्मिक समारोह संपन्न हो रहा है। वहाँ पर उन्होंने देखा कुछ भिखारियों को भोजन मिल रहा है, केले के पत्ते पर दलिया वितरित किया जा रहा है और उसी लाइन में वो भी लगकर अपने लिए कुछ प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। और खाना खाने से पहले, जैसे कि वो एक राजा थे और कुछ परंपरा का पालन करते थे, और वो वहाँ पर उस पत्तल को रख के हाथ धोने के लिए जाते हैं, तभी जब पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है और वो उनका वो भोजन भी ले जाता है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ये है क्या, उनका तो भोजन वहाँ था ही नहीं, और इसी बात से वो बहुत हताश भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं और सपने में ही फूट फूट कर रोने भी लगते हैं। अब यहाँ पर उनकी नींद टूट जाती है और वो खुद को देखते हैं कि वो शाही बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं। सब कुछ सुव्यवस्थित है, सुरक्षित है, उनका राज्य भी ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं घटित हो रहा। और वो पाते हैं कि उन्हें भूख भी नहीं लग रही क्योंकि वो पर्याप्त मात्रा में भोजन करके सोए थे।
जनक एक गहरे अस्तित्व के संदेह से अभिभूत बिस्तर पर लेटकर इस सपने को देख रहे हैं और उसकी तीव्र पीड़ा को भी महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ से उनके मन में एक विचार आता है कि जब जागृत अवस्था का अनुभव जिसमें वे सुरक्षित हैं उतना ही वास्तविक लगता है, उनके मन में एक प्रश्न आता है, क्या यह वास्तविक था या वो जो अभी उनको पीड़ा दे रहा था। अगली सुबह उन्होंने अपने राज्य के सभी बुद्धिमानों और विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और फिर अपना सरल सा सवाल पूछा, क्या यह वास्तविक है या वह वास्तविक था। यदि यह सपना सच नहीं था तो उसकी इतनी तीव्रता से दुख क्यों अनुभव हो रहा है, और अगर सपना सच था तो अब सपना कहाँ है और अब क्या सच्चाई है। विभिन्न परंपराओं के कई विद्वानों ने अपने विभिन्न दर्शन के अनुसार उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन राजा जनक की दुविधा को वो सुलझा नहीं सके। अलग अलग शास्त्रों के हवाले कर दिया उन्होंने अपने इस सवाल को। कहानी में कोई भी जनक को संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका और दरबार में विद्वानों की एक सभा दूसरे के साथ बहस करने के लिए समाप्त हो गई। इस स्तर पर एक युवा ऋषि अष्टावक्र राजा के प्रश्न का उत्तर देने के दावा करते हुए दरबार में उपस्थित हुए। अष्टावक्र का शाब्दिक अर्थ है जो 8 स्थानों पर झुका हो, दूसरे शब्दों में जो विकृत हो कहा जाता है। राजा जनक के दरबार में उपस्थित होने के समय अष्टावक्र किशोर थे। जैसे ही वे विद्वान लोगों की सभा में पहुँचे, बुद्धिमान विद्वानों ने आपस में झगड़ना बंद कर दिया और एक अपंग युवक को बेहूदगी से चकित रह गए, जिसमें ऐसी सभा में जाने के लिए और ऐसी सभा में प्रकट होने के लिए उन्होंने अपना दुस्साहस दिखाया, राजा के प्रश्न का उत्तर देने का दावा करते हुए। इस अजीबो गरीब तमाशे पर दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। यह क्या, इससे पहले कि वो अष्टावक्र पर सभी दरबारी हंस रहे थे, सबको आश्चर्य हुआ। अष्टावक्र ने विद्वानों की ओर देखकर हंसना शुरू कर दिया। कमरे में एक हैरान कर देने वाला सन्नाटा उत्पन्न हो गया। एक अपंग युवक राज्य के सबसे बुद्धिमान विद्वानों का मजाक उड़ा रहा था। राजा जनक अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और अष्टावक्र से कहा, ये तो समझ में आता है कि ये विद्वान आप पर क्यों हंस रहे हैं, लेकिन कृपया मुझे ये बताएं कि आप क्यों हंस रहे हैं। अष्टावक्र ने राजा की ओर देखा और उत्तर दिया, हे राजा, मेरे पास ज्ञानियों की एक सभा तेरे दरबार में इकट्ठी हुई है, परंतु जो कुछ मैं यहाँ देखता हूँ वह चर्म शोधन करने वालों की एक सभा है। चर्म शोधन भारतीय जाति व्यवस्था में 4 जातियों में सबसे नीची जाति शूद्र और शूद्रों में से एक निम्न उपवर्ग में से एक जाति वे लोग हैं जो जानवरों की खाल से खेल करते हैं, काम करते हैं। अष्टावक्र की बात सुनकर राजा सचमुच चौंक गए। भारत में उच्चतम जाति के ब्राह्मणों की तुलना अछूत से करने से बड़ा अपमान कोई हो ही नहीं सकता। राजा ने युवा लड़के की और उसकी अपमानजनक टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण मांगा। अष्टावक्र ने तब वहाँ एक श्लोक का पाठ किया जिसका अर्थ था, हे राजा, जैसे मंदिर का आकार आकाश या अंतरिक्ष को प्रभावित नहीं करता है, वैसे ही भौतिक शरीर की कुटिलता का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति चेतना से अवगत होता है, शरीर का वास्तविक निवासी, जबकि अज्ञानी व्यक्ति त्वचा के पार, रूप के पार वो आत्मा नहीं देख सकता। तुम्हारे दरबार के ये विद्वान मुझ पर हंस रहे हैं क्योंकि वे मेरी चमड़ी के पार मुझे नहीं देख सकते, वे केवल मेरी चमड़ी को ही देख रहे हैं। राजा जनक ने इस युवक से निकलने वाली सत्य की शक्ति को महसूस किया और उससे फिर वही प्रश्न पूछा जो उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा था। अष्टावक्र ने राजा से कहा, हे राजा, आपने रात में जो सपना देखा ना तो वह वास्तविक था और ना यह जागृत अवस्था वास्तविक है। आत्मा जो केवल जागरूक है, जिसने स्वप्न देखा
और जो अब जागृत अवस्था को भोग रही है वही वास्तविक है। केवल जागरूकता ही वास्तविक है, जागरूकता ही सब कुछ है। यह है अष्टावक्र गीता का पहला दृश्य, जिसके आगे अष्टावक्र गीता शुरू होती है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक सुरक्षित रहें, सेफ रहें।